हेलो साथियों। अब हम कोशिश करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की, जो कि 10th क्लास में फिजिक्स का पोर्शन दिया गया है। और जब हम रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ रहे थे तो फर्स्ट लॉ इजी है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। सेकंड लॉ था कि एंगल ऑफ साइन का, यानी कि साइन का इंसिडेंट का एंगल और साइन का रिफ्रैक्शन का एंगल है वो कांस्टेंट रहते हैं। उस कांस्टेंट के वैल्यू को हमने नाम दिया था कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ को सॉरी स्नेल्स लॉ को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स साइंटिस्ट ने इजी सी बात बताई थी कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, यानी कि इसके इंसिडेंट एंगल का साइन के साथ और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन के साथ जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा जब तक मीडियम को चेंज ना करे। और उस कांस्टेंट की वैल्यू को ही हमने क्या बोल दिया था? रिफ्रैक्शन। अब हम एक बात ध्यान रखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन जिसे एन से डिनोटेट करा जा रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बेंडिंग ऑफ लाइट के। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। तो अगर रिफ्रैक्शन, अगर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर क्या है? हाई है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है कि जैसे लाइट है ना, इस मीडियम के अंदर एंटर हुई है और यहाँ पर अगर जैसे ये मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पर आकर ये नॉर्मल से पास आ गई। वैसे सीधा जाना था इसको, लेकिन नॉर्मल के पास थोड़ी सी है ना बेंड हो गई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो बेंडिंग भी ज़्यादा रहेगी। अगला है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहेगा तो क्या होगा सर? इसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। मतलब डेंसिटी से देखेंगे, डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा। डेंसिटी हाई, और ये डेंसिटी कुछ अलग डेंसिटी होती है। उस डेंसिटी का नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी कि जो पार्टिकल होंगे वो लाइट को क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। जैसे एयर के अंदर पार्टिकल है वो कम होते हैं, लेकिन ये मीडियम मान लीजिए कि एक ग्लास है, तो ग्लास के अंदर डेंसिटी पाई जाती है, तो वो लाइट को ड्रॉप करेंगे, लाइट की स्पीड को कम कर लेंगे। फिर ये तो हमने है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं एक कौन सा जो रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल होता है कौन सा? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कौन? स्पीड ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट की स्पीड कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपने लाइट का कैसे याद रखना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो दुनिया के अंदर जो हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट मेटेरियल है, वो है डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है 2.42, और इस वजह से वो लाइट को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है? डिम कर देता है, लाइट को स्लो कर देता है, स्पीड स्लो कर देता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट की स्पीड उतनी ही कम, ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा, साथ ही साथ बेंडिंग ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बेंडिंग हो जाती है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्रिटिकल एंगल बन जाते हैं। क्रिटिकल एंगल जिसमें 90 डिग्री को भी पार कर जाए, क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो TIR बन जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब लाइट रे पास होती है एयर से अनोदर मीडियम के अंदर, तो इसको एन से डिनोटेट करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हम एंगल ले लेते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, वैल्यू लेते हैं इनकी। जैसे है ना, आप ऐसे समझिए कि ये वाला एंगल कितना ले लिया इसने? 45 ले लिया, 45। तो इसको ना साइन 45 लिखेंगे। फिर साइन आर, तो यहाँ पर है ना ये लगभग 30 लग रहा है, तो साइन 30। और फिर है ना इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या चलता रहेगा? अगर ये चेंज करें ना इंसिडेंट, तो ये वाला इस हिसाब से चेंज होगा कि इनका जो रेशियो आ रहा है कांस्टेंट रहेगा हमेशा, जब तक हम मीडियम चेंज ना कर ले, जब तक लाइट का कलर चेंज ना कर ले। ठीक है,
अब आई क्या होता है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर। आर है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड, कोई भी, ठीक है। ग्लास के भी खूब सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, फ्लिंट कांच, पायरेट्स कांच, खूब होते हैं। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। एयर के अंदर लाइट की स्पीड जो कि कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v हमने निकालना है, जो भी मीडियम यहाँ पर लेंगे, जैसे ग्लास लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ग्लास के अंदर स्पीड। और अगर यहाँ पर डायमंड लेंगे तो डायमंड के अंदर स्पीड। तो ये इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर v को इधर ले आए तो नीचे क्या जाएगा, n, n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओह माय गॉड, अब देखो पार्थी किधर चला जाता है, माइक चल रहा है, ओके। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 कौन सा, जहाँ पर लाइट जा रही है, मीडियम 1 कौन सा, जहाँ से लाइट आ रही है। ऐसे देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्या ले लिया इधर, तो मीडियम 1 और नीचे क्या है, मीडियम 2। तो क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। पहले तो इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट और फिर सेकंड वाले के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, जहाँ पर लाइट, ध्यान रखना, जहाँ पर लाइट एंटर कर रही है, यानी जहाँ पर जाकर मुड़ी है लाइट, बेंडिंग हुई है, उसको पहले लिखेंगे। जहाँ पर जाकर बेंड हुई है, यानी रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन जहाँ पर हुआ है, यहाँ पर तो ना लाइट इस मीडियम के अंदर तो सेम सेम आ रही थी, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर आते क्या हो गई, ये बेंड हो गई। तो बैंड कहाँ पर हुई, सेकंड मीडियम के अंदर, विथ रेस्पेक्ट टू कितनी बैंड हुई है। इसके लिए हमें फर्स्ट वाले के अंदर जाना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि पहले किस एंगल से आ रही है, अब किस एंगल से जा रही है। कुछ ना कुछ रिलेशन तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी जो हाइट है ना, वो 10th क्लास के सारे बच्चों से है ना ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि है ना जितेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा से मैं देखूं तो फिर है ना मैं छोटा हो जाता हूँ, तो ये रिलेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी है ना, क्या है, वीरेंद्र शर्मा, ठीक है। तो ये कितनी बैंड हुई है, इसके लिए पहले वाले मीडियम के अंदर देखना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। कुछ लोग इस फर्स्ट को आगे भी लगा देते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी का तरीका है, हमें यही फॉलो करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, देखो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 इस किस स्पीड से आ रही थी, और मीडियम 2 के अंदर आते ही लाइट की स्पीड है वो कितनी हो गई है, ठीक है। तो इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब आपने ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे हम, n2 यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन n1 यानी कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यानी कि इसको क्या कर दे, स्पीड ऑफ लाइट को v1 अपॉन v2 रेसिप्रोकल कर दिया। क्या हमने, हाँ सर रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन आप एक बात ध्यान दो कि अगर ये n2 n1 ना लिखकर अगर हम इसका पूरा रूप लिख दे साइन आई अपॉन साइन आर, हाँ वो भी हो सकता है। तो इसके जगह हम क्या, एक और क्या पूछा जा सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इनमें से कोई भी है ना, आपको या तो ये दोनों वैल्यू आपसे निकलवा सकता है, या फिर ये दोनों वैल्यू, जैसे है ना इंसिडेंट एंगल दे दिया, रिफ्रैक्टिव दे दिया, और एक स्पीड दे दी जाएगी, तो थर्ड वाली स्पीड आपने, सेकंड वाली स्पीड आप सेकंड मीडियम के अंदर काउंट कर सकते हो।
क्या करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेम टू सेम यहाँ पर भी है ना, अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, एक लाइट का फिक्स होता है, मीडियम के अंदर स्पीड बता दी जाएगी, तो आप दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर ये बात हो चुकी है, और अब चलते हैं ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, दूसरा भी सही है। कैसा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। अब देखो, अभी तक हमने ऐसी बात करी है सेकेंड की, लेकिन अब ये कौन सा है मीडियम फर्स्ट, ये कौन सा है मीडियम सेकेंड। तो मीडियम, अगर लाइट क्या हो रही है, अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखे फर्स्ट वाले का सेकंड के केस में, तो भी हमने क्या कर देना है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट पहले 2 की लेंगे, फिर कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमें रेसिप्रोकल लेनी है, उल्टी लेनी है। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N12 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम के अंदर। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करा है तो आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ पर पहले फर्स्ट वाला लिया है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सेकंड वाले मीडियम की लेनी है। चलते हैं थोड़ा